अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ, और अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जहां पर बेशुमार नेमतें दी हैं वहीं एक अच्छी सेहत और अच्छा दिमाग भी है, लेकिन हम उस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अक्सर हम देखते हैं कि उस तरह से हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। और जो आजकल सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि उस दिमाग के ऊपर हमने इतनी चीज़ें सवार कर ली होती हैं और एक ही वक्त में कई सारी चीज़ों को हम मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, घर भी देख रही होती हैं। ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो फिर होता कुछ यूँ है कि आपको बहुत ज़्यादा ना लगता है कि ओवर बर्डनड आप कभी हो गए, और उसको हम नाम दे देते हैं टेंशन का। तो टेंशन जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कभी हो जाती है, लेकिन अक्सर औकात ये भी हम देखते हैं कि अगर उस टेंशन को हम ज़्यादा सर पे सवार कर लें और उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा लें तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो तमाम चीज़ों को हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से मैनेज करें, हम अच्छे तरीके से अपना जो रूटीन है उसको बैलेंस करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, और इस बात को मद्देनज़र रखें कि ज़िंदगी का नाम है उतार चढ़ाव। ज़िंदगी में जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है, जहाँ अच्छा हाल है वहाँ कुछ बुरे दिन भी आपको देखने को पड़ेंगे, लेकिन हम सब ने उनका मुकाबला करना है, अच्छे तरीके से करना है। टेंशन नहीं लेनी और टेंशन देनी भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो टेंशन लेते नहीं है लेकिन दूसरों को इतनी टेंशन दे देते हैं कि जिनकी वजह से जो सामने वाला है उसकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, मुतासर हो जाती है। तो आपने दोनों तरह से लाइफ को बैलेंस करना है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद भी रिलैक्स रहना है और अपने सामने वाले को भी रिलैक्स रखें और अच्छे से आप उससे पेश आएँ। तो ये तो थी आज की अच्छी बात के साथ अच्छे मौसम का जिक्र करते हैं। तो मौसम पर नज़र डालेंगे और सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त धूप निकल चुकी है लाहौर में। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है, सर्दी भी है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस्लामाबाद के बाद हम रुख करते हैं कराची का। तो कराची में दिन में काफ़ी ज़्यादा सूरज निकलता है, लेकिन शाम में खूब ठंडी हवाएँ चल रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम में, लेकिन दिन में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज अभी भी निकला हुआ है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के बाद हम रुख करेंगे पेशावर का। तो पेशावर में सूरत हाल है कुछ यूँ कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहाँ पर भी सूरज निकला हुआ है और सर्दी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। पेशावर के बाद हम रुख करेंगे कोयटा का। तो कोयटा में सूरत हाल है जनाब 1 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पर भी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है और ज़्यादा से ज़्यादा आज पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो मौसम खासा खुशगवार है, कोयटा वाले खूब इंजॉय कर सकते हैं आज के इस मौसम को। और इसके बाद हम आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे। तो आज़ाद कश्मीर में भी रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा है। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो फिर उसके आड़े कोई भी रुकावट नहीं आती और फिर सर तोड़ कोशिश कर ली जाती है। तो दुनिया में अपना अगर लोहा मनवाना है, अगर कोई काम करना चाहता है, तो अगर किसी को कोई भी काम को किसी को भी हकीकत के रूप में ढालना है तो फिर उसके लिए इंस्पिरेशन का होना ज़रूरी है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि जनूबी अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट अकुंगा पर 50 मीटर पाकिस्तान का लंबा परचम लहराया, कश्मीर का परचम भी साथ लेकर गए, वो परचम भी लहराया। और ये पाकिस्तानी को पहमा है असद-अली मेमन, जिन्होंने अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तान का परचम लहराया। असद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। असद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असद ये बताइएगा सबसे पहले तो कैसे ये आइडिया आया, इंस्पिरेशन कौन थी, मोटिवेशन क्या मिली कि मुझे चोटी सर करनी है और मैं जाके वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराऊँ अमेरिका की चोटी पर?
सी बेसिकली जब मैं छोटा होता था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज लेवल, सो आई वांटेड टू डू सम एक्सट्रीम थिंग्स. मुझे ट्रेडिशनल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद थी. सो आई वांटेड टू रिस्क माय लाइफ. मुझे अपनी ज़िंदगी का एक्चुअल वैल्यू मालूम करना था कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मेरी लिमिट्स को मैं कितना पुश कर सकता हूँ. देन आई जस्ट सर्च कौन कौन सी इस तरह की स्पोर्ट्स हैं जिसमें मैं अमली तौर पे हिस्सा ले सकता हूँ. सो आज से 4 साल पहले आई प्रैक्टिकली इंटर्ड माउंटेनियरिंग, और माउंटेनियरिंग में आज मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं. जनूबी अमेरिका, कटिंग इट शॉर्ट, जनूबी अमेरिका में क्यों गया? मैं बेसिकली अपना एक ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ जो हर एक माउंटेनियर का ड्रीम होता है, विच इज़ टू क्लाइंब 7 समिट्स. 7 समिट्स बेसिकली ये होता है कि आपने हर कॉन्टिनेंट की एक हाईएस्ट पीक को सर करना है. एंड मैंने ये, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट क्लाइंब 7 समिट्स में. इससे पहले मैं यूरोप की हाईएस्ट पीक को भी सर कर चुका हूँ, जो कि वाक़ है रशिया में. इसके बाद अभी जनवरी में आई क्लाइंब्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ आउटसाइड एशिया, जिसका नाम अकंगवा है, और वो अर्जेंटीना में वाक़ है. एंड दिस इज़ हाउ ये एक जर्नी स्टार्ट हुई. आई नो इट्स हार्ड, इट्स यूनिक, एंड यहाँ पे लोग मोस्टली इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ अनयूजुअल. लोगों को इतना नहीं पता, एंड मुझे देख के इस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स को फॉलो करें. तो ये क्लाइंबिंग आप कब से कर रहे हैं और कितना अरसा आपको हो चुका है? प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कौन कौन सी जो चोटियाँ हैं इससे पहले आपने जिनको सर किया है? टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्ड. यहाँ पे ट्रेनिंग करना, बेसिकली मैं कराची में रहता हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो कराची में रहती है, और कराची में इतने ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिलती. तो मुझे इस्लामाबाद जाना होता है, देन फिर मुझे गिलगित या इस तरह की नॉर्दर्न एरियाज़ में अपनी मैं अमली तौर पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ. सो इट्स बीन 4 ईयर्स, 4 साल मुझे हो गए हैं ट्रेनिंग और क्लाइंबिंग करते हुए. तो सबसे पहले इनिशियली मैंने पाकिस्तान में क्लाइंबिंग स्टार्ट की, तो शिमशाल वैली कह लें, चुपुरसन वैली कह लें, देन पासू कॉन्स कह लें, यहाँ पर मैं क्लाइंबिंग कर चुका हूँ. उसके बाद आई वेंट नेपाल में आपको पता है दुनिया के हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सी क्लाइंबिंग पीक्स हैं, उसको सर किया. देन आई वेंट टू रशिया, फिर अर्जेंटीना, नाउ आई एम प्लानिंग फॉर अलास्का, फिर देयर आर सो मेनी अदर पीक्स व्हिच आई एम एमिंग टुवर्ड्स. तो क्लाइंबिंग के अलावा असद आप और क्या करते हैं, और फिर ये जो क्लाइंबिंग का शौक है उसके साथ कैसे मैनेज होता है? आई एम करंटली स्टूडेंट एज वेल. मैं अपनी पढ़ाई भी और अपनी क्लाइंबिंग भी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कर रहा हूँ. आई एम डूइंग BBA फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा आई एम डूइंग माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स में. लेकिन आई वांटेड टू परस्यू माउंटेनियरिंग एज अ करियर. एकेडमिक्स तो अपनी जगह पे, लेकिन आई वांट टू बी नोन एज अ माउंटेनियर रादर देन अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ जो एक पढ़ाई में होता है. तो कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि जब आप जाते होंगे क्लाइंबिंग के लिए, आप इस्लामाबाद जाते हैं, दीगर ममालिक में जाते हैं, तो वो छुट्टियां भी आपको यकीनन करनी पड़ती होंगी. तो दोनों चीज़ें, स्टडीज़ और ये शौक अपना कैसे साथ साथ लेके चल रहे हैं? जब आपका शौक हो तो फिर मुश्किल होता है. जब आपका ये जज्बा और जुनून हो पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए, तो अल्लाह ताला भी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे मौके दे देते हैं कि आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज होता है. प्रैक्टिकली मैं अपने एंड के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एरिया के लोग, मेरे मुल्क के लोग इस तरह की स्पोर्ट्स को परस्यू करें और थोड़ी सी उनमें अवेयरनेस आए. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी से हट के माउंटेनियरिंग करें. लेकिन आई नो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि अब जैसे समर्स आ गए, विंटर्स की वेकेशंस आ गई और समर्स की वेकेशंस, मोस्टली मैं अपनी जो भी ट्रिप्स होती हैं, जो भी प्लानिंग होती है, मैं इनमें कर रहा होता हूँ ताकि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल, एक काइंड ऑफ नेसेसरी थिंग है, उसको भी पूरा करना है. लेकिन ये मेरी लाइफ टाइम का ड्रीम है. सो ठीक. तो असद, आपने जोश की बात की, जज्बे की बात की, शौक की बात की, तो पाकिस्तान का परचम आपने लहराया, 50 मीटर लंबा कौमी परचम, और फिर अमेरिका की चोटी पर लहराना. क्या मकसद था? क्या आप मैसेज देना चाहते थे उसके थ्रू? देखें, वहाँ पे लहराना तो एक फाइनल थिंग है, वहाँ तक उसको लेके जाना ही इट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट थिंग. मेरा बैकपैक था जो 30 kgs का था. उस 30 kgs में सिर्फ 10 kgs का तो सिर्फ फ्लैग था, वो 150 फीट या 50 मीटर्स का. ऊपर लेके जाना इतना टफ था. 20 days, इट टुक मी 20 days टू कैरिंग दैट ह्यूज फ्लैग. लेकिन वहाँ पे जैसे ही मैं समिट पे पहुँचा तो आई वांटेड इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे कश्मीर का इशू देखे, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू प्ले माई पार्ट. आई नो मैं अपनी लेवल पे जितना कर सकूँ कश्मीर के लिए, क्योंकि
क्योंकि अगर इतना बड़ा कश्मीर का हिस्से का झंडा अगर मैं वहाँ समिट पे लहराता हूँ तो एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर का नाम तो होगा, एक थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। अमेरिका के लोगों को कश्मीर के इशू के बारे में इतना नहीं पता जितना एशियन लोगों को पता है। सो आई वांटेड कि अमेरिका के लोग या यूरोपियन लोग कश्मीर इशू या कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में उनको अवेयरनेस हो और वो एटलीस्ट अपनी राय कायम कर सकें। इसी तरीके से एक इंटरनेशनल प्रेशर बन सकता है। दिस इज व्हाट आई एम्ड और मैं अल्लाह ताला का बहुत करम इसमें कामयाब रहा। अब ये बताइए ओवरऑल आपको कितने दिन लगे इस चोटी तक पहुंचने में, और फिर आपने बताया कि इतना भारी आपका बैग पैक होता है, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, फिर कहाँ सोते हैं, कैंपिंग करते हैं, कब निकल जाते हैं सुबह में, किस तरह से आपका प्लान होता है, और खाना पीना वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? ओके सो हमारी क्लाइंबिंग बेसिकली 22 दिन के करीब की थी ओवरऑल जर्नी। ठीक है। हम क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं रात के टाइम पे इसलिए कर रहे होते हैं कि जब हम आइस पे चल रहे होते हैं तो वो आइस बेसिकली स्ट्रॉन्ग होती है, वो हम दस नहीं जाते उसमें। सुबह के टाइम पे हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज जब हम रात को 5 बजे या 2 बजे रात के टाइम निकलेंगे तो इतना फासला हम तय करेंगे और इतने फासले के बाद हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो ये पूरा दिन जो है वो हम कैंप्स कर रहे होते हैं। कैंप्स हम खुद अपने बैग पैक में हमारे पास कैंप्स होते हैं, रेडीमेड हट्स वगैरह नहीं होते, तो हम वो कैंपिंग भी अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। वो कैंप हम जहाँ पे हम थक जाते हैं या जहाँ पे हमारा गोल होता है एक दिन के स्टे करने का, हम वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। एज फार एज फूड इज़ कंसर्न, फूड बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि हम ज़्यादा अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। इट्स वेरी रिस्की। जब आप एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाओ तो अपने शोल्डर्स पे वज़न उठाना इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस। तो हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं और उसमें मोस्टली चीज़ें रेडीमेड होती हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गई, टिन्स हो गए, जो हम विदाउट ओपनिंग आवर ग्लव्स, क्योंकि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर चल रहा था, -15 -20 एवरेज टेम्परेचर है, तो उसमें अपने हाथ खोलना बहुत डेंजरस होता है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे खाने हमारे पास हों जो हम डायरेक्टली खोल के जल्दी से खा लें। तो नेक्स्ट आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में और क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, मैं तो यही करना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्सट्रीम एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्रेडिशन से हट के मुतारिफ कराई जाए। इस तरह की स्पोर्ट्स लोग, मेरे जैसे लोग, मेरे हम उम्र लोग या वो लोग जो इस तरह की स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या वो उनको पता नहीं है कैसे किया जाए, तो वो मुझे देख के इंस्पायर हों और मुल्क के लिए, अपने एरिया के लिए बाहर जाके नाम रोशन करें। पाकिस्तान का अल्टीमेटली अगर एक टीम ऊपर जाती है किसी दूसरे मुल्क में, वो एज ए इंडिविजुअल बेसिस पे असद अली मेमन के नाम से नहीं होता, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि एक माउंटेनियर आया था जिसने अमेरिका की समिट को, अमेरिका की हाईएस्ट पीक को समिट किया, वहाँ पे इतना बड़ा फ्लैग वहाँ पे लहराया, एंड दिस वो एक रिकॉर्ड जो भी बनता है वो पाकिस्तान के लिए बनता है। सो आई वांट कि मेरे जैसे और भी लोग आएँ, ऊपर आएँ और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और कहते हैं ना कि छोटी छोटी काविश है, और जबकि छोटी नहीं है, बहुत बड़ी काविश है, और हर कोई अपनी कैपेसिटी में अगर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान का नाम यकीनी तौर पर रोशन होता है। और जो मसले को आपने उठाने की कोशिश की है, विच इज़ अ वेरी गुड कॉज, अल्लाह ताला आपको और इस्तिकामत दे, और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन 92 सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और आज हम फैज़ को याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी 119वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अगर फैज़ की बात की जाए तो फैज़ अहमद फैज़ को हमसे बिछड़े 35 से ज़ायद जो है ना साल गुजर चुके हैं, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की अगर बात की जाए तो आज भी हर ख़ास व आम की ज़बान पर है। और अगर यूँ कहा जाए कि फ़ैज़ का फ़ैज़ अब भी बहुत तेज़ी से ना सिर्फ दुनिया भर में मकबूल हो रहा है बल्कि इनकलाबी तहरीकों में भी इसका जा बजा इजहार किया जाता है। अपनी शायरी के ज़रिए फ़ैज़ ने मरहूम और पिसे हुए तबकात की वो आवाज़ बने, और साथ साथ उन्होंने ऐसी शायरी की जो कि आज तक के हालात के लिए बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल मैच करती है, और आज तक के हालात में हम देखते हैं कि उनको हम रिलेट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और फिर जिस तरह फैज़ के कलाम के तर्जुमे हुए, अमेरिका में हुए, बरतानिया में हुए, रूस और जर्मनी में भी किए गए, मुख्तलिफ़ ज़बानों में फ़ैज़ के कलाम के तराजुम किए जाते रहे ताकि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के फ़ैज़ से सब
लोग उसका फैज़ हासिल कर सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट में जो कि इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, जो कि ख़ुद शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं और फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, तो उनको वेलकम करेंगे और शो में और उनके से बात करते हैं फैज़ अहमद फैज़ से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार आरिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेहरबानी आपकी, आपने याद फरमाया। इफ्तिखार साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ काफ़ी अरसा गुजरा, कैसा पाया आपने फैज़ साहब को? फैज़ साहब मेरी ज़िंदगी के अजीम तरीन मौसनों में हैं। मैंने ज़िंदगी में बहैसियत शायर के और एक अदीब के और एक रहबर और रहनुमा के जो इख्तिसाब किया वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है, मगर मुझे उनकी शफ़क़तों का भी बहुत फैज़ हासिल रहा। मैं जब पाकिस्तान आया था तो शुरू में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि वो कौन सी शख्सियतें हैं जो मेरी ज़िंदगी का हासिल रहीं, तो उसमें मेरे ख़ानवादे के अलावा जिन बुज़ुर्गों ने मेरी तरबियत की और जिनसे मैंने इक्तिसाब फैज़ किया, उसमें फैज़ साहब सर फ़हरिस्त हैं, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी और सलीम अहमद। मगर सच्ची बात यह है कि जिस तरह का मिसालिया फैज़ साहब की शख्सियत में है वो मैंने और दूसरी जगह नहीं देखा। अभी आपने एक बात कही जो सबसे बड़ी अहम बात है, किसी भी अदबी शख्सियत के क़द-ओ-क़ामत के जानने के लिए एक आसान तरीक़ा यह है देखा जाए कि वो हमारे दौर में कितना मुंसलिक है और उसका इंतबाक हमारे दौर में उसकी रेलेवेंस क्या है और कैसे हमारे लोग उससे रिलेट करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फैज़ का जो दायरे असर और नफूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। पहले उन्हें कहा जाता था, हमारे जो मोतरज़ीन थे वो कहते थे कि भाई ये तो इश्तराकी नुक्ते नज़र के हामिल हैं और तरक्की पसंद फ़िक्र के लोग हैं, तो इनको एक ख़ास ग्रोह, मगर ऐसा नहीं है। फैज़ का दायरे असर अदब और खालिसतन अदब और उनके आदर्श के सवाले से है। अभी आप देखिए हिंदुस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं शाहीन बाग में और जामे मिलिया में और मुख्तलिफ़ जगहों में, तो तेलुगु में और तमिल में और भोजपुरी में और मुख्तलिफ़ ज़बानों में उनकी नज़्म जो है वो पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान में वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़बानों में उनके तराजुम भी हुए। दुनिया में जैसे आपने फरमाया कि सोवियत यूनियन के ज़माने में रीमा काज़ाकावा ने, मरियम सलगानिक ने उनके तर्जुमे किए। अंग्रेज़ी में विक्टर कैनिन, नोमी लेज़र, कैरोलिन काइज़र और खालिद हसन, दाऊद कमाल, सब ने बहुत ही, अभी हाल में महमूद जमाल ने उनके तर्जुमे की बेहद अच्छे तर्जुमीन, बसीसू ने अरबी में उनके तराजिम किए, लईक बाबरी ने फ्रेंच में उनका तर्जुमा किया। बहुत कोई, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा शायर बर्रे सगीर का दुनिया की ज़बानों में इतना तर्जुमे की शक्ल में सामने आया हो। और सब फैज़ साहब का जब नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है, और फिर फैज़ के कलाम से आपको सबसे पसंदीदा कुछ कलाम हो तो हमें भी सुनाएं। देखिए ऐसे है कि बड़े जो लोग होते हैं उनकी सबसे अहम बात शख्सी तौर पर आदमी की होती है कि किस कदर मैंने कोई दूसरा शख्स इस कदर अज़मत और फजीलत और शरफ़ के बावजूद इतना मुनकसिरुल मिजाज और शफ़ीक़ और नहीं देखा। उनकी नरमी, उनकी मिठास बाज़ लोगों की आँखों में मोहनी होती है, जो भी उनको देखता है वो उनकी तरफ हो जाता है। फैज़ साहब की पूरी शख्सियत एक बहुत ही मनमोहनी थी, जो भी एक दफ़ा उनसे मिल लेता था फिर वो उनका गिरवीदा हो जाता था। ये मैंने देखा। और एक बात जो मैंने अहद जिलावतनी में उनके देखी कि कभी उन्होंने हर्फ शिकायत ज़बान पर वो नहीं लाए, कभी उन्होंने अपने हम वतनों के लिए कभी कोई नासज़ा कलमा किसी अपने नक़ाद के लिए नारवा बात उन्होंने नहीं कही। मैं समझता हूँ कि ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, जब आदमी बरतता है तब अंदाज़ा होता है। उनकी पूरी ज़िंदगी एक बेदाग आदमी की तरह है। उन्होंने जो बात हक़ सना
समझते थे वो हर दौर में उन्होंने कही। जिस बात पर उनका ईमान था वो आखिर तक कायम रहा। वो मजलूम तबकों के, मजबूर तबकों के सबसे बड़े हामी, सबसे बड़े नुमाइंदा थे। आज भी जब पाकिस्तान में नहीं पूरे जनूबी एशिया में जिक्र होता है तो उनका जिक्र पैब्लो नेरूदा के साथ होता है, जैसे नाजिम हिकमत के साथ होता है, अहमद शामिलू के साथ होता है, जिन्होंने सारी दुनिया में अदब के ज़रिए और अपने फ़न के ज़रिए। और एक और बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँ कि जो पाकिस्तान में सकाफ़त के शोबों को जितनी अहमियत उन्होंने दी, वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। पाकिस्तान टाइम्स में बहैसियत मुदीर के, एक ट्रेड यूनियन लीडर के, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल में, लोक विरसा के ज़माने में कराची आर्ट्स काउंसिल, उन्होंने मुसलसल अदब और फ़नून को एक माशरे में मकाम दिलाने के लिए बड़ी कोशिश की और उनकी नस्र भी बहुत जानदार थी। उन्होंने फिल्में भी पहले जागो हुआ सवेरा और दूर है सुख का गाँव, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तलिफुल जिहाद शख्सियत थे, मगर शायरी उनकी सबसे बड़ी शनाख्त थी और शायरी में अपने आदर्श को नुमाया करना। कहा जाता है कि ये जो रोशन ख्याल तरक्की पसंद लोग हैं ये अदब के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं। फैज़ साहब ने बहुत ही जामियत के साथ एक फ़करा कहा था कि अच्छा अदब ख़ुद एक प्रोपेगेंडा होता है और हर अदब को और तहरीर को अपने ज़माने की नुमाइंदगी करनी चाहिए, मगर अदब वो होता है जो अपने ज़माने से, अपनी ज़बान से और अपने लोगों से मावरा भी होता है। बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख के फैज़ के कलाम में से कुछ सुना दे कि हम फैज़ के फैज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों। देखिए ऐसे है, आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है और मुसलसल उसका तस्करा होता रहता है। तो मैं, क्योंकि जो किताब छपी थी पहले नुस्ख़ा वफ़ा, उसमें ये नज़म नहीं है, ये उनकी बयाज़ जो है आखिरी मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये मेरे पास थी और मैंने बेगम फैज़ की इजाज़त से ये बयाज़ अपने पास रखी और मैं उसमें से आपको, क्योंकि जो नुस्ख़ा वफ़ा में इसका एक मिसरा नहीं छपा तो मैं मगर वो गाया जाता है, इक़बाल बानो उसको गाती हैं, वह यब्क़ा वजह रब्बिक, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल पर लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, क्या बात है, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। वाह, बहुत खूब। तो यही बात है ना कि फैज़ साहब जिस भी दौर में सुन लें और अब तक भी उनकी शायरी वाकई इतनी को रिलेट करती है और फिर जितनी बड़ी बड़ी तहरीकें हैं उसमें हम देखते हैं कि फ़ैज़ साहब को याद रखा जाता है, फ़ैज़ के कलाम का जिक्र रहता है, मोटिवेशन रहती है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और फ़ैज़ की शायरी से यकीनन सब फैज़याब होते हैं, हर दौर में लोग फैज़याब होते रहे हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो अपनी अगली स्टोरी में आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम बात
बात करेंगे ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक और खून से मुताल्लिक के इतने सारे जो मसाइल हैं वो क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत सारे लोगों को हाई रहता है और ये लेट एजेस में ज़्यादा हम देखते हैं। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह क्या होती है और लो जब हो जाए तो क्या करना चाहिए, हाई हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और हम तमाम एस्पेक्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। एलोपैथी में इसका क्या इलाज है, उसके अलावा जो है ना हर्बल हम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने खून की रवानी को बैलेंस रख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलें। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुनैद ज़फ़र जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ कराची स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, उन्हें भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो है ना वो कराची स्टूडियो से जो है ना बिल्किस आपा को नहीं इंट्रोड्यूस कराना पड़ा है, वो मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा लग रहा है आपको लाहौर का मौसम? अच्छा लग रहा है। कराची से कितना मुख्तलिफ है अभी? एक सेम ही लग रहा है। सेम लग रहा है? हाँ सेम। रात को थोड़ी ठंडक थी कराची में, अब रात को जी पंखे चलना शुरू हो गए, फैन चलना शुरू। दिन में तो काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम बदल गया है। सो वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले आज हम बात करें ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक। तो ये ब्लड प्रेशर का कितना ताल्लुक है अच्छी सेहत से, और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, लो एंड हाई होना, इसकी वजूहात क्या होती है? बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, आपने मुझे दूसरी दफ़ा मौका दिया अपने प्रोग्राम में बुला के लोगों को हार्ट और हार्ट से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियों के लिए अवेयरनेस पैदा करने का। थोड़ा सा मैं स्टैट्स कुछ पहले थोड़े से शेयर करता चला जाऊँ। ज़रूर। तकरीबन 17.6 मिलियन लोग जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में मुब्तला हैं, जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये एक बड़ी अमाउंट है जो कि 2030 में विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 23 मिलियन। तो 23 मिलियन से ज़्यादा के करीब लोग जो हैं वो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। पाकिस्तान में डेफिनेटली जैसे ग्लोबली इंसिडेंस बढ़ रहा है दिल और दिल से रिलेटेड बीमारियों का, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। जो पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग है, जो हमारी पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर को वॉच करने की, उसके स्टैट्स को ऑब्जर्व करने की जो सोसाइटी है, उसका नाम पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग है। पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के जो 2017 के स्टैटिस्टिक्स थे उसके मुताबिक पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 50% प्रेवलेंस मौजूद है। प्रेवलेंस से मतलब ये है कि ये हमारे अंदर ये ब्लड प्रेशर की बीमारी मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका पता हो या ना हो, ये बीमारी हमारे अंदर मौजूद है। तो ये साइलेंट, चूँकि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो ब्लड प्रेशर से, एक और अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा जो है वो हाइपरटेंसिव है। हर 4 में से एक बंदा हाइपरटेंसिव है, और हर 4 हाइपरटेंसिव वो लोग जिनको पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, उनमें से 3 लोगों का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। और उससे भी ज़्यादा जो डिज़ास्टर्स बात है वो ये है कि उन 3 में से हर 2 को पता ही नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। ये हमारी सोसाइटी का इशू है या ये दीगर सोसाइटीज़ में भी आप देख रहे हैं कि ये इशू इतना ही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा एक हाइपरटेंसिव इन्वायरमेंट है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नहीं तो हुकूमत की टेंशन है, घर की टेंशन है, घर में मसाइल, मतलब कुछ ना कुछ मसला, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही है जी, सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मसले जिनको हम इतना बड़ा बना लेते हैं, तो वो हमारी सेहत पर इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं वो डिजीज़ रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो पेशेंट्स और पेशेंट्स की डेमोग्राफी से रिलेटेड हैं। सही। अब हाइपरटेंशन कहा ही साइलेंट किलर जाता है। इसकी सिम्टम्स जब आना शुरू होती हैं रूटीन में, तो ये उस वक्त पहुंच चुका होता है जबकि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती हैं, और वो बेसिकली वो कॉम्प्लिकेशंस की सिम्टम्स होती हैं। तो इसलिए इसको स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग बार बार यही वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली स्क्रीन करते रहें और उसको मॉनिटर करते रहें। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि जहाँ तक बात है कि होता क्यों है, तो जनरली हम ब्लड प्रेशर को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कुछ हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का इंसिडेंस ज़्यादा है। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो लोग हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हम रूटीन में देखते हैं कि एक बंदा है वो कहता है जी मेरा BP ज़्यादा है। जनरली ये 30-40s के बाद की एज में होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर किसी और वजह से डेवलप हो रहा होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन की कोई रीज़न नहीं होती आमतौर पर, इसमें कुछ जेनेटिक्स का कुछ रोल है और बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ना, उसमें बहुत सारी कॉजेज़ है, कुछ एंडोक्राइन से रिलेटेड, कोई बाय बर्थ हैं, कोई किडनी से रिलेटेड हैं, कुछ वास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो बहरहाल इन सब का आउटकम एक ही है, वो ये है कि वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पेचीदगियाँ हैं। सही है। तो यानी ब्लड प्रेशर पे हम बात करें तो अभी जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कुछ को तो हम डेली रूटीन में कवर अप भी कर सकते हैं, और
लेकिन इसको अगर कवर अप ना किया जाए अपने ब्लड प्रेशर को तो ये संगीन बीमारियों की तरफ भी ले जाता है इंसान को। एक तो इसमें बात करेंगे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, लेकिन शामिल कर लेते हैं हमारे साथ ईसा भाई भी मौजूद हैं, बिल्किस साहबा भी मौजूद हैं। तो बिल्किस साहबा आपकी तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि ब्लड प्रेशर की जनाब कंट्रोल करना है, हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा रहता है लोगों में और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए क्या आप अपनी अच्छी सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए तजवीज़ करेंगी? अच्छा, मैं बिल्किस साहबा का है तो मैं यहाँ पर हूँ। मुझसे कह रही है ये सब? बिल्कुल आप ही से कह रही हूँ। मैं सोलो पे करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ आपके पास। नहीं ठीक है, मज़ा नहीं आएगा ना जी हमें ऐसे। माशाल्लाह मेरे माइक। चले आप स्टार्ट करें। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके जीन्स में है, जेनेटिक है, अब होता है कि 30-40 के बाद अगर आपको ऐसा है कि ज़ाहिर सी बात है ख़ानदान में है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके तौर पे आप एहतियात के तौर पे आपने क्या करना है, आपने जो है नेचुरल जो किचन से जो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है साबुत धनिया। सही है, ठीक है, वो आपके थायराइड के लिए भी अच्छी है, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, क्योंकि मोर और लेस दोनों के सिम्टम्स एक होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने ग़िज़ा में शामिल करके, कुछ चीज़ें अपने ग़िज़ा से हटा कर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो खजूरें इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसके लिए साबुत धनिया का कहवा बना के पीना बहुत अच्छा होता है, अदरक का कहवा बनाकर पीना बहुत अच्छा होता है, देसी लहसुन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको अल्सर भी हो सकता है। तो तरीक़ा इस्तेमाल हर्बोलॉजी में तरीक़ा इस्तेमाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, वाटर इनटेक करना बहुत अच्छा होता है। पत्तों वाली सब्जियां वैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें के ऑक्सिलेट कैल्शियम की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो और अगर आप ये सब्जियां इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर कोई जैसे कहवा ज़रूर पी लिया करें, नहीं तो पत्तों वाली सब्जियां ख़ासकर पालक वगैरह जो है थोड़ा कम इस्तेमाल करें। ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को किडनी का चेकअप भी रखना चाहिए, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ब्लड प्रेशर में पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, और एहतियात के तौर पे गुस्सा भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो मिजाज जो है वो भी आपके प्रेशर को बढ़ाने में आपकी जब हम मिजाज की बात करते हैं तो क्या मसाइल है हमारी सोसाइटी के अंदर? मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रही थी कि इशूज़ आखिर ऐसे क्या है जिसकी वजह से हम देखते हैं इम्पेशेंट हैं, बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, या मसाइल इतने हमारे मुल्क में, हमारे आसपास, हमारी आम जिंदगियों में, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि टेंशन हो रही है, बस मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, ज़रा सी कोई बात हुई। अच्छा, ना वो कुछ लोगों का घर में ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे ही वो चेकअप कराने के लिए जाते हैं और वो इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अपने पेशेंट को भी ये कहती हूँ कि आप चेकअप के लिए रेगुलर जाएं, जो आपको डॉक्टर कहता है वो ज़रूर करें, लेकिन घर में भी कराएं, क्योंकि घर में और हॉस्पिटल में बाज़ लोगों का स्ट्रेस से, टेंशन से बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और नमकियात का इस्तेमाल कम करें। और एक और चीज़ जो एहतियात करनी है, हम सारी चीज़ें डब्बों की इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स करते हैं, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है प्रिजर्वेटिव्स में, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो घर के मसाले इस्तेमाल करें, डब्बों वाले ना करें। अच्छा, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो इतनी मुझे डांट पड़ती है, ये सब की तरफ चलूँगी जो आप बात करिए, सॉल्ट कितना मैटर करता है, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि ऊपर से एक तो आपने दिया सलाद लिया, आपने सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर लिया, आपने हर चीज़ में सॉल्ट ज़्यादा रखते हैं, तो उसका कितना इफेक्ट होता है ये सब है, और आप क्या जो है ना वो रेकमेंड करते हैं, किस तरह से जो है ना वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने चाहिए फॉर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर? देखें, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसके अंदर सबसे पहले जो हमें ये समझना है कि हर इंसान का दिल जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 दफ़ा 72 टाइम पंप करता है, और अगर 1 घंटे में काउंट करें तो ये 4321 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करें 24 घंटे पे तो तकरीबन 1 लाख दफ़ा एक इंसान का दिल पंप करता है। अब ये पंप क्या कर रहा है? आपके ब्लड को कर रहा है। तो नंबर 1 तो ये जहन में रखें कि आपका ब्लड में अगर थिकनेस आना शुरू हो गई, जो कि अमूमन 20 के बाद शुरू होती है, हमेशा जहन में रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल हमेशा 20 साल के बाद ही बनता है, क्योंकि इससे पहले आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका कंजम्पशन हो रही होती है। पहला डॉट जो लगता है वो 20 के बाद लगता है, और अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी हमारे यहाँ ये है
कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है और जो खाना पीना है हमारा, हमने कभी भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आप अदरक खिला लें, धनिया खिला लें, आप सारी चीज़ें आप खिला लें, अगर आप लाइफ स्टाइल को नहीं बदलते हैं और आप अगर सर्वे देख लें करंट 2019 के, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर 400 से ज़्यादा लोग इस अमवात में मर जाते हैं। सही। ये जो 1-2 मिनट के लिए आपका हार्ट बंद हो जाता है, रीज़न क्या है पीछे? मेजोरिटी में जो है वो खून की थिनिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है चेक कराने का। हमारे यहाँ अगर 100 लोगों को आप चेक करेंगे, उसमें 80% लोगों के आपको वॉल बंद मिलेंगे, किसी के 40, किसी के 60, क्योंकि 60 वालों को भी कुछ नहीं हो रहा है। जब ये बेचारा 80 पर पहुंचता है तो इसको हल्का फुल्का चलने में फिरने में दुश्वारी होती है। इस दौरान खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर अगर उसका ट्रिगर हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल पर, आप देखें कि आप ऑफिस से निकलते हैं, घर से निकलते हैं तो आप ऑफिस के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में बैठकर आप मीटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं, उसके बाद आप फिर गाड़ी में बैठकर घर आते हैं, उसके बाद आपके हाथ में मोबाइल और रिमोट होता है। अगर आप पूरा जायजा लें तो आपकी लाइफ स्टाइल में कहीं भी, इवन हम इतने आबादी हो गए कि पानी खुद उठाकर नहीं पीते हैं, वो भी हमें बीवी से कहना पड़ता है या घर में किसी बच्चे से कहना पड़ता है कि पानी उठा के दे दे, टीवी का रिमोट उठा के दे दे। तो हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है ये इतना बुरा होता जा रहा है कि अब ये बीमारियां हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की मिकदार रखी है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी नमक है, अगर आप उस नमक की तादाद को बढ़ा दें तो हाई ब्लड प्रेशर में चले जाएंगे। आपका अगर माइनस में चला जाता है तो आप लो में चले जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही नेचुरल चीज़ों में अल्लाह ताला ने इनका बड़ा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 100 लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह 60% जो है वो जो एंजियोप्लास्टी और हार्ट के डिजीज़ वाले पेशेंट है वो रिकवर होते हैं, लेकिन उसमें दवाइयों का रोल इतना नहीं है जितना आपकी लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ता है। सेकेंडली, आपके घर में सबसे बड़ा जो पॉइजन है, ये ज़हन में रखिएगा, वो है आपके घर में आने वाला तेल। खातून खाना को बोले जब जो किचन में खाना बनाती है और छींटें गिरती है तो जहन में रखें वो छींटें जब जमती हैं तो आप लोगों को साबुन से धोनी पड़ती हैं। अगर आप 15 दिन इसको छोड़ दें तो तय बताए ये कितना जम जाएगा। यही हाल हम अपनी बॉडी का कर रहे होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तलाश करें कि जितने भी ये मीट हैं इनसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इनको कम रखना पड़ेगा। फिर रात का खाना हमारे लिए पॉइजन है, हम रात का खाना खाते हैं वो दिन की तरह हजम नहीं होता। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के खाने के बाद 40 कदम चलें। ये हुक्म सुबह निहार मुंह नाश्ते के बाद नहीं आया, इसलिए कि बॉडी का सिस्टम नाइट में चेंज हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मील अपनी सुबह बेहतर रखें, रात को कम रखें, खाने के ऊपर पानी पीना सुन्नत नहीं है, रात को खाने के बाद 40 कदम चलें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर से मुतालिक। तो हाई ब्लड प्रेशर को हमने खासा डिस्कस किया, लो ब्लड प्रेशर वाले अफराद क्या कर सकते हैं और ये बीपी लो आखिर होता क्यों है डॉक्टर ने? लो ब्लड प्रेशर देखिए जनरली एक रूटीन में ये कोई बीमारी नहीं है लो ब्लड प्रेशर का होना। कुछ लोग हैं उनका हैबिचुअली ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर रहता है, बल्कि ऐसे लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर रहता है और उनको उसके साथ कोई अलामात नहीं है, तो जनरली ये अच्छी बात है ना, आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो हाँ, अलबत्ता अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ अलामात हो रही हैं तो फिर डेफिनेटली इट नीड्स सम, इसको फिक्स करना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हम ले रहे होते हैं रूटीन में, हमें पता नहीं होता उसका, वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर लो कर रही होती हैं। कुछ और एंडोक्राइन से रिलेटेड कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। तो जनरली जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कोई 100 सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला 60, उससे उसके आसपास या उससे ऊपर रहता है और उससे उनको सिम्टम्स नहीं है, ठंडे पसीने नहीं आते, चक्कर नहीं आते, तरेलियाँ, लो एनर्जी, वीकनेसेस, थीनिया, फटीग ये नहीं रहती, तो उनको मेरा ख्याल है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर हाइड्रेशन। पानी अच्छा पिएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएँ और मैं दैट शुड बी सफिशिएंट। भाई आप क्या रेकमेंड करते हैं जिनका बीपी लो रहता है? लो ब्लड प्रेशर वाले लोग बआसानी अपने घर में एक अच्छी सी दवाई बना सकते हैं।
अपने किचन में जाकर 2 चम्मच लौंग के उठा लें और उसमें ½ टीस्पून सोल्ट मिलाकर इसका पाउडर बना लें। 2 चम्मच लौंग, ½ टीस्पून नमक, इसका पाउडर बना लें। अगर उन्हें फील होता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो है, थोड़ी सी चुटकी उठानी और ज़ुबान पे मसलनी है, 1 या 2 मिनट के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं। सही। लेकिन खास तौर पर ये जो लो ब्लड प्रेशर वालों के अलावा एक मैं जो खास तौर पर गिफ्ट देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी, जो हार्ट के पेशेंट है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो घर में कम से कम 1 ड्रिंक रोज बनाकर पिए। और ये अल्लाह की नेमतें आपके घर में अवेलेबल है। मैं आपके सामने ये ज़रा बना के दिखा रहा हूँ। हमने 1 से 1.5 कप पानी लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने इसमें अदरक का ऐड करना है, इसमें 1 दाना आप लहसुन का लेंगे और इसके अंदर आप अनार दाना, ये खून पतला करने की जो आप गोलियां खाते हैं वही काम अनार दाना आपका कर रहा होता है। 1 चम्मच आपने अनार दाना डालना है और इसके अंदर आपने पुदीने की 5-8 पत्तियां डालनी है। इसको आपने बॉईल करना है जैसे आप घर में एक चाय बनाते हैं, तो ये एक बेहतरीन कहवा बन जाएगा। कम से कम दिन में 1 दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप 1-2 महीना करें, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा, खास तौर पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल डाउन होगा, आप फ्रेश फील करेंगे। जो अपनी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आप लेते रहें, अपने डॉक्टर से आप अपने राब्ते में रहें, लेकिन ये जरूर करें आप। 2 कॉलर शामिल करते हैं। खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहते हैं? अस्सलाम, सवाल है डॉक्टर ईसा और बल्कि सापा से। ये आज आपका मौजू नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान इस वजह से कर रही हूँ। मुझे तो सफेद निशान हो रहे हैं स्किन पे। वो डॉक्टर को दिखाया, स्किन उन्होंने एक दवाई दी है लगाने के लिए, लेकिन वो जो है कह रहे हैं बग गए इसको बोलते। लेकिन सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई आप दवाई बताएं इसके लिए। निशान है स्किन। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जावेद अख्तर हमारे साथ मौजूद है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम अस्सलाम। मेरे डॉक्टर साहब आपसे सारों से ये है कि मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह प्रेग्नेंट है 2 महीने 2.5 महीने से जी। तो उनको हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं हम आपको, सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब सारों से मुखातिब हूँ कि मेरी वाइफ माशाल्लाह प्रेग्नेंट है 2-2.5 महीनों से, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है। ठीक है, लो और हाँ, तो उसको इसकी वजह से बेरा हाई हो जाता है, तो क्या? ठीक है, पता करते हैं। हुमैरा एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम जी हुमैरा, क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरे डॉक्टर बिल्किस साहिबा से सवाल है कि मुझे बहुत अरसे से ना आधी टांगों पे और पैरों पे इतनी खारिश होती है कि जख्म बन जाती है। ठीक है। शुगर भी कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है, शुगर का कोई नहीं है, मगर खारिश हटती नहीं है। और दूसरा ये मसला है कि वालदा को ना कंजेशन हुआ है, बलगम जमी हुई है सीने पे, और उसकी वजह से अभी बुखार था वो तो उतर गया है, मगर खांसी रहती है, बलगम मतलब छाती पे पूरी जकड़ी हुई है। उसके लिए कुछ बता दें। ठीक है जी, बिल्किस आप बताइए। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ कि जो खारिश हो रही है तो आप 2 तेल मिक्स करके रख लें, कलौंजी का तेल और खोपरे का तेल। दोनों खोपरे का तेल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए। इसको दिन में बहुत दफ़ा लगाएंगी, 1 दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा लगाएंगी। अच्छा, एक और काम कर सकती हैं कि अगर ये खारिश किसी सूरत नहीं जा रही तो थोड़ा सा नमक सरसों के तेल में मिलाएं और थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, और वो आप अपनी जिस जगह आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है आप उधर लगा के थोड़ा सा उसको धूप दें, तो आप देखेंगे इससे फ़र्क पड़ेगा। और मीठी चीज़ें बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, और ग्लूटेन बंद कर दें, जैसे गंदम की रोटी बंद कर दें, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। कंजेशन के लिए क्या कर सकती हैं? उड़ूसा के पत्ते आराम से मिल जाते हैं मार्केट में, उसका कहवा बना के पिएं या थाइम टी पिएं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और इस मौसम में कंजेशन और उनको अगर वो नहीं है, मतलब कि शुगर नहीं है, तो गुड़ की चाय बना के पिएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, गुड़ में लौंग डाल के। ठीक है, एक और कॉलर का सवाल था कि उनके स्किन पे दाग धब्बे बहुत हैं। दाग धब्बे बहुत हैं, तो वैसे तो अर्जुन जो है वो दिल के अमराज में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको उपटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसन में आप अर्जुन की छाल का जो पाउडर है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको कोकोनट ऑयल के साथ उधर लगाएं, वो उससे फ़र्क पड़ेगा। या कॉफ़ी और ब्राउन शुगर दोनों को मिक्स करके आप इसको दूध में मिलाकर लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दाग धब्बे ये गिलाफ है आपका, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, ये गिलाफ है। इस पे जो भी चीज़ होती है वो अंदरूनी ऑर्गन्स की वजह से होती है, तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं कि दाग धब्बे क्यों हैं। ठीक है,
2 कॉलर्स और ले लेते हैं। गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरीदगंज से बात कर रहा हूँ। मुझे खांसी बहुत हो रही है, मतलब गले में भी खराश। ठीक है, एक और हसनैन रजा कॉलर हैं। जी हसनैन, सवाल कीजिए। ये डॉक्टर जुनैद जफर साहब सवाल है कि EECP क्या चीज़? चलें ठीक है। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका बीपी लो रहता है, उमूमन प्रेगनेंसी में लो रहता है, वजह क्या होती है और फिर उसके लिए कर क्या सकती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में जनरली फिजियोलॉजिकली भी ब्लड प्रेशर लो रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये लो ब्लड प्रेशर रहना अच्छी बात है। फिर वही बात है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, हाई होंगे तो परेशानी होगी। प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना बहुत ख़तरनाक है, हमने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इससे होते हुए देखी हैं। अगर उनका ब्लड प्रेशर लो है, दैट इज़ ये फिजियोलॉजिकली अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है, जो कि एक ही हार्ट है और एक ही सर्कुलेशन सिस्टम है जो दो बॉडीज़ को सप्लाई करना शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कुछ हार्मोनल भी इफेक्ट्स होते हैं। बहरहाल अगर ऐसा है तो आप उनका पानी इंटेक अच्छा रखें, जूसेस दें उनको, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उनके बनाएं। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होना चाहिए। सही है। खांसी है एक तो, और दूसरी तरफ ये EECP क्या होता है? देखिए, खांसी तो आपने मुझे बताया आजकल सीज़न है फ्लू का और वायरल इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा कॉमन है। जनरली आजकल जितनी भी ज़्यादा खांसी के जो केसेस आ रहे हैं वो, अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट मसला नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई एलर्जिक कफ हुई भी हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हुई भी हो। उसके लिए मैं तो मेडिसिन एडवाइस कर सकता हूँ, शायद आपा कोई हर्बल आपको मेडिसिन को अच्छी बता दें। EECP के बारे में पहले भी एक सवाल एक कॉलर ने पूछा है। ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। ये उन लोगों में हम रिकमेंड करते हैं जो जनरली जिनकी दिल की नालियों की तंगी इतनी ज़्यादा हो जाए जिसमें हम ना स्टेंट डाल सकें और ना उनका कोई बाईपास सर्जरी कर सकें, और जो मेडिकेशंस को भी रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों उनकी सिम्टम्स, उसमें फिर EECP किया जाता है। कुछ ना कुछ बहरहाल इससे फ़ायदा होता है। इट्स रीजनेबल ऑल्टरनेटिव टू एनी इन्वेजिव इंटरवेंशन। अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आपको इंटरवेंशन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप फिर EECP की तरफ। ठीक है। कुछ कॉलर्स और हमारे साथ हैं। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है, यानी कि कम हो जाता है और मैं चलते चलते यानी कि लिपने लगता। ठीक है, एक और कॉलर है शाहिद। जी शाहिद, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मुंह पे दाने होते हैं। ठीक है, शाइस्ता एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी शाइस्ता। वालेकुम सलाम। क्या सवाल करना चाहती हैं? जी, मैं ये सवाल है कि मैं प्रेगनेंसी 7 वीक थी और मेरे हाथों पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। कितने मंथ्स हो गए आपकी प्रेगनेंसी को? 7 वीक्स। ठीक है, 7 वीक्स कह रही हैं? 7 वीक्स कह रही हैं जी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी उमैर, ये जो उमैर का सवाल था, ईसा भाई क्या बताएंगे आप उनके लिए? बीपी लो रहता है जिन जो जी बीपी लो के लिए जो मैंने पहले बताया था वो बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने लौंग बताया था, ½ टी स्पून मैंने नमक बताया था। इसका पाउडर बनाकर हल्की सी चुटकी ज़ुबान पे लगानी है और बीपी लो वाले सही रहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की सूरत में बेबी शुगर होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, लो हो जाना, इसको मेडिकेशंस बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही जो भी उनकी गायनी है उसके साथ रुजू करके। और सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा आपके पास लोगों ने कंप्लेन की, जी सीज़न है, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, मैं रात को सोता हूँ दाने निकल आते हैं, मोस्टली इसमें रोल जो प्ले करता है वो एलर्जी का ट्रिगर होना है, जो कि सर्दियों में ज़्यादा होती है लोगों की। तो हमें क्या चाहिए, बच्चे बड़ों के लिए 5-6 चीज़ें हैं, 200-300 रुपये का खर्चा करा रहा हूँ। इसमें आप गुले बनफशा, गुले गाओज़बा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, ये 6 चीज़ें आप अपने घर में कूट लें चाय के पत्ती की तरह, और 1 कप में 1 चमची डालकर 2-3 उबाल देंगे, ये कहवा बन जाएगा। आपकी एलर्जी को फ़ायदा करेगा, आपके खून को ब्लड प्योरीफाई करेगा, नज़ला ज़ुकाम इसमें फ़ायदा करता है। अगर घर में 200-300 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो आप 1000 रुपये देकर मुझसे भी मंगा सकते हैं अगर पैसे ज़्यादा हैं तो। सही हो गया। तो बिल्किस साहबा, ये जो प्रेगनेंसी में स्वेलिंग हो जाती है इसकी वजह से क्या ब्लड प्रेशर का इशू होता है? क्या होता है? देखिए, शुरू में जब 3 मंथ्स में आपने जूसेस का इंटेक नहीं करना
जैसे आप गाजर खा सकते हैं, गाजर का जूस नहीं पीना, फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए आपको डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट भी आपकी जो भी मल्टीविटामिन है वो भी आपको सेकंड उसमें देना स्टार्ट करते हैं जब 4th मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी को हवा नहीं बनाना, अल्लाह ताला ने आपके पाँव के नीचे जन्नत दी है, तो ये चीज़ें होंगी, सॉइलिंग भी होगी, हर एक के साइन एंड सिम्टम्स प्रेगनेंसी में अलग होते हैं और एक ही औरत के हर प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स जो है अलग होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सदियों में से इस्तेमाल होती आ रही है वो नारियल का पानी है, बड़ा सेफ़ है, तो आप नारियल का पानी शुरू से पी सकते हैं। और पुराने ज़मानों में आमले का मुरब्बा जो है वो सुबह खाया जाता था और बही का मुरब्बा शाम में खाया जाता था। अगर आप इसकी साइंटिफिक लॉजिक देखें तो ये पूरी मल्टीविटामिन है जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कहीं से आपको सही आमले का मुरब्बा और सही बही का जैम मिल जाए, तो बही का मुरब्बा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो ईसा भाई से मंगा लें फिर। सुन रहे हैं? बेसिकली सच्ची बताऊं, शुगर में बनते हैं, अगर आप उस फ्रूट को इस्तेमाल कर लें या आप अपना हनी में उसको बनवाएं तो बेहतर है, नहीं तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो सेहत के ज़्यादा फायदे की ज़्यादा नुकसान ही करते हैं ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे चीज़ों को डॉक्टर साहब, हमारे नौजवानों को हम देख रहे हैं कि उनको अब बड़ी ज़्यादा दिल की बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, क्या वजह है इसकी? सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, निकोटीन वगैरह का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या इशूज़ क्या आ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी यूथ में दिल की बीमारियां बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की वो बीमारी जो हम पहले 35-40 ईयर्स के बाद देखा करते थे, आजकल वो 15-15, 20-20 साल के जो नौजवान आते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर उसी तरह का हम इन्वेस्टिगेट कर रह जाते हैं, लेकिन हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कोई रीज़न नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों है? वाई इज़ दिस एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट? डेफिनेटली ये इस तरह है। हमारी यूथ में कुछ तो रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो जनरली सभी एज ग्रुप्स के साथ चल रहे होते हैं। यूथ में एक बहुत बड़ा रोल है सिगरेट स्मोकिंग का और स्मोकिंग आई मीन नॉट ओनली सिगरेट स्मोकिंग। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ये लोग ये समझते हैं कि शायद शीशा और ये इस तरह की जो दूसरी चीज़ें वो वेप्स हैं वो शायद कोई इतने टॉक्सिक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है ये। जी। आप किसी को एक रूम में बिठा के 60 मिनट्स के लिए उसको शीशा स्मोक करवा दें और उसको उसी रूम में बिठा के 400 सिगरेट स्मोक करवा दें, एक जितनी टॉक्सिसिटी है दोनों की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट शीशे में ज़्यादा है, जो हैवी मेटल्स हैं उनका कंटेंट ज़्यादा है, टार का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। तो ये एक मिथ है कि भाई हम शीशा इस्तेमाल करते हैं तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। से नो टू स्मोकिंग। अमेरिका में शीशा बैन कर दिया उन्होंने। वेप्स जो है वो उनकी इंडस्ट्री उसको वो बंद होती चली जा रही है। बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बंद करते जा रहे हैं। तो यूथ को ये अवेयरनेस उनको देनी पड़ेगी, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को ये उनको अवेयरनेस देना पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, कि इसको डिस्करेज किया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है। प्लस ये कि एक्टिविटी का इंडेक्स बढ़ाए ना। अब देखें, अब हम छोटे होते गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अब आजकल आप देखें बच्चों की क्या मसरूफियात हैं, वो बैठे हुए गेम्स खेल रहे हैं। वो मतलब कि वो उनको और कोई काम ही नहीं, उनको मोबाइल फ़ोन ले देते हैं और वो सारा दिन सेडेंटरी बैठ के वहीं पर गेम खेलते रहते हैं। तो इसको डिस्करेज करें, अगेन वही हेल्दी लाइफस्टाइल उनको ऑप्ट करवाएं उनको। ठीक है, आरिफ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, क्या सवाल करना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरी वाइफ को ना जब रात को सोते हैं, सुबह उठते वक्त उनके हाथों में बहुत ना खून हो जाते हैं और जलन बहुत होती है उनके हाथों। इतनी जलन होती है कि ऐसे लगता है जैसे उनको मतलब किसी चीज़ में उनका हाथ आ गया, ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत जलन होती है उनको। ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? ईसा भाई बताइएगा कुछ। इनको जहाँ तक CBC और विद ESR अगर टेस्ट करा लें, इन्फेक्शन भी इसमें एक वजह बनती है। लेकिन फिर भी बगैर किसी नुकसान के मैं एक चीज़ इन्हें बता देता हूँ जो अल्लाह ताला ने चाहा बड़ा फ़ायदा करती है। गुले नीलोफर, ये 100 रुपये में अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे फ्लावर्स होते हैं, ये भी एक गुल है, गुले नीलोफर के नाम से पहचाना जाता है। 1 गिलास पानी का लेकर उसको गर्म करें, जब 3-4 जोश आ जाएं तो 4-5 फूल डाल के उसके अंदर ढक्कन लगा दें ताकि 1 मिनट दम पे रहे। और उसके बाद आप इसको छान कर इसको नॉर्मल होने दें, पीने जैसा होने दें। दिन में 1 गिलास उसको पिलाएं,
4 से 5 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने चाहा, चाहे वो हाथों में है, पाँव में जलन है, तो ये उससे कम होना शुरू हो जाएगी। और फर्दर उसको टेस्ट वगैरह भी कराना चाहिए ताकि इसकी रूट कोज भी पता चल सके। डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग करवा लें उनकी, ठीक है, शुगर भी रूल आउट करवा लें, चेक करवा लें जी। सही है, ठीक है। अच्छा बिल्किस साहब, आप क्या बताती हैं कि जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आजकल, और जितने अर्ली एजेस में जो बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, नौजवानों को बीमारियां हो रही हैं, ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हार्ट अटैक्स तक भी हो रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले इनको एक और चीज़ बता दूँ, इसके साथ विटामिन D3 और कैल्शियम भी कराएं। अगर हाथ पांव बहुत सुन और जलन के साथ है तो सर्वाइकल एक्सरे भी कराएं। ये टेस्ट है नेसेसरी, ये करा लें ताकि पता चल सके कि वजह क्या है। और जैसे आप कह रही हैं कि सीधी सी बात है कि लाइफस्टाइल, पहले जो चीज़ें मायूब समझी जाती थी अब वो चीज़ें मायूब नहीं समझी जाती। शीशा कल्चर इतना इन हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को बता के जा रहे होते हैं कि हम शीशा पीने जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो ऐसा होता था कि अगर माँ देख ले या अब्बा देख ले, अगर एक सिगरेट पी रहे हैं तो वो हाथ फौरन पीछे चला जाता था, या घर के बाहर हो रहा होता, बुजुर्गों का एहतराम था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। जो चीज़ें मायूब समझी जाती थी वो सामने की जा रही है। लाइफस्टाइल, फिज़ी ड्रिंक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स, ज़बान का चस्का, जायका, ये सारी चीज़ें मिलके बीमारियों को जो है बीमारियों का अंबार बन रहा है। लाइफस्टाइल के अलावा एक और चीज़ है कि टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक लोगों को होता है कि हर चीज़ फ़ौरन ओवर द काउंटर मिल जाए। बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो अपने माँ बाप को हुक्म देते हैं कि हमें ये चाहिए। अब कैसे चाहिए ये माँ बाप का काम है, कहाँ से ला के दें। अगर नहीं दे सकते उस ज़िद में भी वो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हम अपना जो हमारा माशरती एक वो था, ख़ानदानी चीज़ें थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है और अब हम जो है ना मटीरियल के ग़ुलाम हो गए। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। बिल्कुल ऐसे। तो आज का कंक्लूजन ये हुआ कि जनाब ये जो आपका लाइफस्टाइल है इसको आपको बदलने की ज़रूरत है। उसमें आपका मील प्लान जो है उसके ऊपर काम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को रेगुलेट करके रखती है। तो अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने इनपुट दिया और जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजेशंस दिए जिस पर अमल करते हुए हम जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में हम टेंशन पे इतनी अटेंशन क्यों पे करते हैं और ये टेंशन किस हद तक जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो टेंशन होती है वो दिमाग पर इतनी सवार क्यों हो जाती है और आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो हमें ज्वाइन करें खुबैब कियानी जो कि लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ नौशाबा मन्नान मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे शो में और दोनों से हाल अहवाल हम पूछ चुके हैं। बात यही करेंगे कि ये जो टेंशन है इतनी, मैं तो ये कल से बात कह रही हूँ, जब से हम डिसाइड करते हैं हम टेंशन पे बात करेंगे। ये टेंशन पे इतनी अटेंशन क्यों है? जैसे कि अभी हमने स्टोरी में भी सुना, यार बड़ी टेंशन है, यार मुझसे बात ना करो, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, सर दर्द हो रहा है। क्या वजह है? ये हमारे माहौल में या हमने इतना जो है ना बस इसको हर चीज़ को हम टेंशन का नाम देते हैं? टेंशन इटसेल्फ क्या है? देखें, इसमें जो मॉडर्न ज़िंदगी है, आजकल के दौर की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो पेस हम लोगों ने पकड़ ली हुई है दिन को गुजारने की, अपने दिन को डिज़ाइन करने की, वो पेस जो है उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डिज़ाइन नहीं है। सही। और जब हमारा नर्वस सिस्टम उसके लिए डिज़ाइन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को दिन में फिजिक्स चाहिए होते हैं। कुछ देर के लिए हमारी बॉडी जो है वो थ्रेट मोड में रह सकती है। एक पॉजिटिव चीज़ है कि आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मुझे ये असाइनमेंट करनी है, मुझे वो सारा कुछ देर के लिए किया जा सकता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में मसला ये है कि हम उस पूरा दिन अपने नर्वस सिस्टम को थ्रेट मोड में रख रहे हैं। नर्वस सिस्टम इसके लिए डिज़ाइन नहीं है। नर्वस सिस्टम को थ्रेट मोड के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड के अंदर जाना होता है, जहाँ पे वो रेस्ट करे और वो फील करे कि ठीक है हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर। अब ये हो क्यों गया है, हम टेंशन क्यों ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। टेंशन लेने की बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें कुछ हमारे अंदर हैं, कुछ हमारी बायोलॉजी के अंदर हैं, कुछ हमारी साइकोलॉजी के अंदर हैं और कुछ जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। बाज़ लोग जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना के पेश कर लेते हैं अपने लिए। बाज़ लोग जो हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं और इस अजीब व गरीब किस्म के कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जब आप टीवी देख रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो वहाँ पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं, आइडियलाइज़ कर रहे हैं, वो 7 बिलियन लोग या 8 बिलियन लोग जो दुनिया में मौजूद हैं उनमें से
कोई 1 लाख लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, आप उनको देखते हैं और आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं इस तरीके से क्यों नहीं हूँ। हम जैसे लोग जो आम लोग हैं, हम अपने आसपास मोहल्ले या अपने छोटे सर्कल में अपने छोटे गोल सेट करके अगर आगे बढ़ना स्टार्ट करें तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। अब जब टेंशन हम अपना कंपैरिजन करना शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप नॉच के लोगों के साथ, तो हमें लगता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए, तो हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। फिर मॉडर्न इंसान जो है वो हर वक्त कनेक्टेड है, हर वक्त कनेक्टेड नहीं रहा जा सकता, आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा नेचर से जो ताल्लुक़ है, फितरत से जो हमारा ताल्लुक़ है वो टूट चुका है। और इस वक्त इन्वायरमेंटलिस्ट हैं बाकायदा एक टर्म कॉइन कर रहे हैं, उसको कहते हैं नेचर डिफिसिट डिसऑर्डर, कि किसी इंसान ने पिछले काफ़ी अरसे से नेचर को जाके एक्सपीरियंस ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो वो टर्म भी कॉइन हो रही है। तो ज़रूरी है कि आप अपने वक्त को इस तरीके से डिज़ाइन करें। आपकी बात सुन के ना मुझे टेंशन पता है क्या हो रही है कि एक तो मुझे जो ना मेरा बड़ा दिन हो गया, हॉलीडे नहीं मिला, मुझे छुट्टी मिल जाए तो ना, और दूसरी तरफ ये कि हम ये जो बात करें ना कि ब्रेक लेने वाली, डिस्टेंट होने वाली बात, ये भी एक टेंशन ही हो जाती है कि अगर मैंने मोबाइल बंद कर दिया है तो जी अब मैं घर पर कैसे इन्फॉर्म करूँ, वो परेशान ना हो रहे हो, चलें जी मैं ऑन करके बता दूँ। ये ब्रेक कैसे लें आजकल के दौर में? क्या मुमकिन है? ये सारी बातें हम कर तो देते हैं लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती। बिल्कुल देखें, मुमकिन ब्रेक करना कैसे तो मैं भी चाहती हूँ। आजकल के दौर में जो हमारी वर्क डिज़ाइन है उसके अंदर यकीनन जो है वो बहुत सख्त टाइमलाइंस होती हैं, बहुत सख्त डेडलाइंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, बेसिक मोटिवेशन देखनी पड़ेगी कि हम करते क्यों है सारा कुछ। ये जो टाइमलाइंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, डेडलाइंस हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो लेटर और सूनर हमें दुनिया रियलाइज़ करवाती है कि आपकी हेल्थ है। और हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है कि आप चल फिर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, अगर आप मेंटली फटीग्ड फील कर रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको तवज्जो दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कॉन्शियसली। ठीक है, तो नौशाबा आप क्या सेकंड करती हैं इस बात से कि ये जो इतनी टेंशन बढ़ती जा रही है हमारे अंदर, क्या इसकी वजूहात है? जैसे खुबैब कह रहे हैं, उन बातों से आप अग्री करती हैं या आप कुछ और भी रीजंस बताना चाहती हैं? मैं बहुत टेंस हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिमशा, आपके मदु करने का बहुत अच्छा टॉपिक है। हमने कुछ आदतें ही बना ली हैं ना, हैबिट्स बना दी हैं। हम अपने ब्रेन को कमांड करते हैं, हम अपने ब्रेन को मॉडलिंग कर हमारी हो रही होती है, पेरेंटिंग भी इसमें रोल प्ले कर रही होती है। हम सुन रहे होते हैं बचपन से, मैं बहुत टेंस हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, सब टाइम कंप्लेन कर रहे होते हैं नेगेटिविटी एनवायरनमेंट से। देखिए, आप सब कुछ नहीं बदल सकते, हर चीज़ आपके स्टीयरिंग कंट्रोल में आप एनवायरनमेंट का नहीं कर सकते। आपका स्टीयरिंग सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है या जो मैसेजेस आप ले रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये क्रॉनिक जो स्ट्रेस बन जाता है, जो स्ट्रेस लेवल आपका हर चीज़ एनवायरनमेंट में आपको नेगेटिव नज़र आ रही है, 10 में से 9 चीज़ें आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही हैं, तो देखिए ये चीज़ है कि उसके वक्त आपको फिर अपनी री रूटिंग करने की, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, री रूटिंग या एवेल्यूएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आदतन भी कह रहे होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ठीक है, अगर आपको कंप्लेन करना ठीक है, मगर अगर वो कंप्लेन करने से स्ट्रेस रिलीफ होता है, लेकिन अगर वो कंप्लेन हर वक्त ही कंप्लेन है कि आपके सर्कमस्टांसिस में भी, आपको एनवायरनमेंट में भी लोग भी गलत लग रहे हैं, आपको खुद का अपना आप से भी आप खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए लड़कियों के साथ तो बड़े कोई दीगर मसाइल हैं। लड़कियां तो बड़ी छोटी छोटी बात पे टेंशन ले लेती हैं। मेरे मुंह पे पिंपल निकल आया, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा मेकअप नहीं है, ये जूती ऐसी है, मेरी फ्रेंड ने तो पिंक कलर के शूज लिए, मेरे पास नहीं है। तो मैं छोटी चीजें मैं इसको थोड़ा सा रिमशा, थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा एक 2-3 मिनट दे तो मैं इसको क्लैरिटी की तरफ ले जाऊंगी। देखिए, एक चीज़ बहुत सीरियस है, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है। पहली बात, आपका जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है, ये समझ लें कि ये आपके इमोशनली भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं और इसके फिजिकल भी, बॉडी के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स हैं। अब इमोशनली तो ठीक है, आप खुद को भी और जो आपकी इन्वायरमेंट है उसको भी आप स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। आपकी बॉडी में, फिर मैंने कहा पहले भी, कॉर्टिजोल का एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब जब वो आपके ब्लड के अंदर आ गई है वो स्ट्रेस, वो क्रॉनिक स्ट्रेस, आपकी नेगेटिव जो थिंकिंग है थ्रू आउट जो आप ले रहे हैं मैसेजेस, वो आपकी पल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर लोगों के हाई है तो दिल के डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, आपके शुगर लेवल इंक्रीज कर सकता है। फिर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो आपका चिड़चिड़ापन है,
नींद का ना आना, लोग एडिक्शन में थ्रू आउट जब स्ट्रेसफुल होते हैं, जब कोप अप नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के साथ, उनके लिए आसान रास्ता होता है कि वो एडिक्शन में अपने आप को लगा लेते हैं। बिल्कुल उसके ऐसे। बाद फिर मेमोरी के ऊपर आपका इसका इफेक्ट होता है लेटर ऑन, जब आप थ्रू आउट टेंशन में रहते हैं। अच्छा, ये जो टेंशन है, इससे भूख का मर जाना, नींद ना आना, इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। जरा मुझे कॉलर शामिल कर लूं। नौशाबा हमें सऊदी अरब से कॉल करें, सफदर हुसैन, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी 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 सफदर, क्या सवाल है आपका? अच्छा, रेहाना भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और मैं सारा दिन टेंशन लेती हूँ काम का और गुस्सा करती हूँ और स्ट्रेस लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी बात को सारा दिन लेकर बैठती हूँ घर में और टेंशन लेती हूँ और घर वाले जो काम वाला लड़का है उस पर गुस्सा करती हूँ। मतलब टोटल अब ये है कि मेरी लेफ्ट साइड हर्ट वाली है, उसमें मुझे दर्द रहता है, बाजू मेरा हेवी होता है, शोहर मेरा अच्छा है, वो कहता है बस काम वाले को निकाल दो घर से, तुम ठीक हो जाओगी। तो बॉडी में अच्छा, सबसे बड़ा मसला है कि काम वालों की टेंशन। पहले तो काम करना टेंशन था, अब तो काम वाले अच्छी खासी टेंशन देते हैं। ये खुबैब एक तो इशू है। और दूसरी बात है, वाकई अब देख रहे हैं ना, माओ में टॉलरेंस में नौशाबा से भी बात करूंगी, खत्म होती जा रही है वो लेवल के। बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं, यार बस करो, सारा दिन जो है ना खपकियां आए, तुम फिर टेंशन दे रहे हो, गुस्सा आने लग जाता है बच्चों के ऊपर। कैसे इसको जो है ना वो डील करें? देखिए, माओ के लिए तो मैं स्पेशली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बात करता हूँ कि माएँ जो हैं उनको कहीं ना कहीं शायद आज के दौर में ज़्यादा ये लगना शुरू हो गया कि वो हर वक्त अगर अपने बच्चों के आसपास रहेंगी और उन बच्चों की हर तरह के मामलात को हर वक्त देखती रहेंगी, उनके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम देनी पड़ती है, थोड़े से प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा ईजी करना पड़ता है, फिर जाके आप प्रॉपरली। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ माएँ नहीं, मैं मर्दों में भी देखता हूँ, तमाम इंसानों के अंदर एक मदर इंस्टिंक्ट होता है, ममता का जज्बा होता है, जो होता है प्रोटेक्ट करना किसी को जाके। मैं बहुत सारे मर्दों को भी देखता हूँ कि उनके अंदर भी ये ममता का जज्बा, ये प्रोटेक्ट करने का जज्बा है, ये बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेटेड है, बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि हर किसी का हर मसला उनको हल करना है। ये इंसानों का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है, हर किसी का हर मसला हल करना। जब इंसान अल्लाह ताला की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि मैं हर मसला मैं हल करूँगा, मुझे वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। वो आप डिज़ाइंड ही नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ना साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है आपके पास, ना इमोशनल कैपेसिटी है, ना ही आपके पास फिजिकल कैपेसिटी है। सही। गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, मेरा जो है ना दैनी तौर पर बड़ा अनसेट है, तो मैं कपड़े का दुकानदार हूँ जी, और सारा दिन मैं कस्टमर के साथ जो है ना वो जलील होता हूँ, मुझे गुस्सा जाता है और 24-24 घंटे वो बात ज़हन से भी नहीं गुजरती जी। तो इस बारे में आपसे भवाने से पूछना है। चले ठीक है। अच्छा नौशाबा, दोनों तरफ हम देख रहे हैं। एक तरफ हमारा सवाल ये है कि काम वालों की टेंशन, खवातीन का बड़ा मसला है। मासी आज नहीं आई है, तो देखो सुबह से कैसी जो है ना वो फिर क्या लग रही होती है, फोन पे फोन हो रहे थे, आज मेरी मासी का फोन बंद है, या जो है ना घर में जो काम करने वाले हैं वो कितनी टेंशन देते हैं। देख, मैं इसको प्लीज़ जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो लोगों को आदत हो जाती है ना, आप अपनी बॉडी को मैसेजेस या कमांड, नेगेटिविटी आप एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, मगर उसके ऊपर जब आप उसके देखिए ह्यूमन लिमिटेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट जब वो गुस्सा जो है ना, ये एनर्जी है, जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है कि आपको ट्रांसफर करनी है। ये अगर बॉडी के अंदर आ गई है, जमीन के अंदर जलजला जब एनर्जी आती है तो जमीन में आफ्टर शॉक्स या जलजला आता है और उसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आते हैं, ये रिलीज करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरी बहन ने कहा, वो दफ्तर से हस्बैंड बेचारा लेकर आया टेंशन, अपने बॉस ने उसको डांटा, ये हमेशा अपने से नीचे निकलती है या अपने से कमजोर पर निकलती है। वो बीवी पे निकालेगा, बीवी बच्चों पे निकालेगी, बच्चे खिलौनों पे निकालेंगे, ये ट्रांसफर एग्रेशन आप करते हैं आगे। अब देखिए इसमें कितने अफसोस की बात ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर अभी तक हमने अवेयरनेस नहीं ली है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो गुस्सा है जो हम अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारी टेंशन की इमोशनली भी और फिजिकली भी एक बॉडी की कैपेसिटी होती है, जब एग्जॉस्ट कर जाती है बॉडी तो उसके अंदर वो फिर बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, गुलाम रसूल, उन्हें शामिल करते हैं, फिर दोनों के जवाब लेंगे। ठीक। अच्छा गुलाम रसूल, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल पूछिए।
मैंने ये सवाल पूछना है कि मुझे कोई टेंशन इतनी होती भी नहीं है, इतनी कोई जरा सी बात भी हो वो सारा दिन क्या वो 2-3 दिन मेरे ये जहन में रहती है कि ये क्या मसला हो गया, ये क्या वो बात है। इतनी कोई खास बात भी नहीं होती, सारा दिन टेंशन लेता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा पहला सवाल तो था कि जो कहा ना कि शॉपकीपर हैं और वाकई कपड़ों की दुकान पे, रुकेगा नौशाबा, कपड़ों की दुकान पे खवातीन जाती हैं, या अल्लाह जिस तरह से वो कपड़े निकलवा लेती हैं, उनको फोल्ड करके बेचारों के लिए रखना और लेके भी कुछ नहीं आती, और कुछ कह जाए तो उनके दिमाग में बस जाता है। क्या करें, वो रोजाना का उनका काम है। देखिए, जब आपका रोज़ाना का काम है तो रोज़ाना के काम के रोज़ाना के चैलेंजेस आपको पता है कि क्या होंगे। उन चैलेंजेस को जब आप सुबह उठते हैं एंटिसिपेट करें और उनके साथ जीना सीखें। जीना कैसे सीखेंगे? अगर आपको लगता है कि आप फ़र्ज़ करें जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अब इसको बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे ले जाते हैं, एक खातून आती हैं, वो आपसे 10 थान खुलवाती हैं और लेती हैं एक भी नहीं है, तो आपको अगर आपने 1 साल से आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाना चाहिए 4 थानों के बाद इस खातून ने कुछ लेना है या नहीं लेना है। मेरा ख्याल है इतनी साइकोलॉजी डेवलप हो जानी चाहिए एक दुकानदार की उस वक्त तक, और उसके मुताबिक ही उसको चीज़ें मज़ीद जो है उन खातून को जो है दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अपना जो भी काम करते हैं उस काम के चैलेंजेस से जब आप ओवर द ईयर्स वो काम करते रहते हैं, आप उससे अवेयर होते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो अपनी बॉडी को, अपनी साइकोलॉजी को मैसेज देना चाहिए आपको कि ये चैलेंजेस आज दिन में मेरे सामने पड़े हुए हैं, इनसे मैं इस तरीके से कोप करूंगा। मेरी सिचुएशन के अंदर आपकी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो जैसे कि अभी कॉलर ने भी कहा गुलाम रसूल ने, कि वो इतनी जहन में घूमती रहती हैं 3-3, 4-4 दिन तक, और आप उस पर सोचते रहते हैं और इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो ऐसी बातों का क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल के अंदर जो बात छुपी है वो ये है कि कोई भी इवेंट जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है, किसी भी तरह का, अच्छा या बुरा, बाज़ जगहों पे बिल्कुल इसका उलट भी होता है। लोगों के सामने बहुत बड़ा वाकया हो जाता है और लोग उस बड़े वाकये को भी किसी खास खातिर में नहीं लेके आते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यह है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है जब आपके सामने कोई भी इवेंट होता है, कोई भी वाकया होता है, या आप किसी से भी कोई राय सुनते हैं, ओपिनियन सुनते हैं अपने बारे में, आप उसको अपने जहन के अंदर प्रोसेस कैसे करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी से गलत बात सुन लेते हैं, उसके गलत बात सुनने के बावजूद क्या होना चाहिए आपका? टेंशन हो जाती है शुरू। जी हाँ, अगर किसी ने गलत बात की है, एक बंदा मुझे कह रहा है, फ़र्ज़ करें कि मैंने कुछ गलत किया है और आई नो कि मैंने वो गलत नहीं किया, तो फिर मेरा ये जानना कि मैंने वो गलत नहीं किया मुझे रिलैक्स रखने के लिए काफ़ी होना चाहिए, और मुझे अगले फ़र्द की लाइल्मी के ऊपर मुझे तरस आना चाहिए उनके ऊपर कि ये लाइल्मी में इतनी सख्त इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे ये मेरे लिए नफरत फील कर रहे हैं, इनको नफरत फील करनी चाहिए। अपना बिहेवियर जो है वो काम होना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर है मोहम्मद इदरीस। अस्सलाम वालेकुम इदरीस, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा मैडम डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जो 3 महीने ये सर्दियों के ये मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं 99 to 2000 सियाचिन में रहा हूँ आर्मी में, तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, लेकिन आज मुझे 20 साल हो गए वापस घर आए हुए, लेकिन आज तक मुझे नींद का प्रॉब्लम है। ठीक है, निसार एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निसार, सवाल कीजिए। वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाहते हैं? बाजी मैं इधर शाचिन में हूँ, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, कोई भी मुझे काम पड़ जाए तो मेरे नींद नहीं आती मुझे। ठीक है, अच्छा नौशाबा, ये बड़ा मसला है कि नींद नहीं आती है, ज़रा भी टेंशन हो, कोई हालात ख़राब हो, कोई और मसाइल हो घर में, या हमारे इर्द गिर्द नींद उड़ जाती है? थोड़ा सा भी कोई मैं अगर नींद आई हो। जी ठीक है, नौशाबा आपको बता रही है ना कि मैं हाँ, जैसे देखिए मैंने यही कहा कि जो एंजाइटी है या डिप्रेशन, जब ये आपके खून के अंदर स्ट्रेस आ जाता है ना, आप एक एनवायरनमेंट ऐसी है कि अब आपकी चॉइस नहीं है, हर चीज़ आपके बस में नहीं है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपने उधर जाना है। कोई भी ज़िंदगी में मसला हो सकता है, लव लॉस हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होगा? आपके पट्टे खिंच जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नींद नहीं आएगी, सोते में अगर आएगी भी तो डिस्टर्ब आएगी, अगर सुबह के वक्त आँख खुल गई है तो आप दोबारा सो नहीं सकेंगे। अगर आप इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके खून के अंदर वो एंजाइटी ले गई, और फिर लेटर ऑन वो फोबिया में, जैसे मेरे भाई ने कहा कि रात होती है तो मैं सो नहीं सकता, क्योंकि इनको अभी भी वो उस सिचुएशन के अंदर वो फोबियाज या वो डर का शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसके लिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए जो आपके करीबी है प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। कि बिल्कुल जैसे टाइफाइड मलेरिया विद इन वीक और 3-4 हफ्तों की थेरेपी के बाद काउंसलिंग और शायद थोड़ी सी मेडिकेशन के बाद इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन जो नींद का ना आना ये लेटर ऑन आपको मजीद बीमारियों की तरफ ले जाएगा। अच्छा, ये हीलिंग की तरफ जब हम बढ़ते हैं आपको रिमशा जी, जब हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पिल्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, स्लीपिंग पिल्स हो, एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि जो टेंशन है वो रिलीफ हो। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? और एक और चीज, ये मेरा एक और पॉइंट शामिल कर लीजिएगा कि हम जब अपने दोस्तों से
शाबा सवाल तो सुन लें। जब हम अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं मामला, अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर कर लेते हैं, तो भी हमें किसी हद तक रिलीफ मिलता है। तो जो सुनने वाला है वो किस तरह से ट्रीट कर सकता है कि जिस शख्स को टेंशन हो? ओवर टू यू। पहली बात जी, अब इसका मैं समझ को नौशाबा को ना इधर लाहौर बुलाना पड़ेगा। नौशाबा रोलर कोस्टर होती है इधर। मुझे आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो एक इसको बिल्कुल ऐसी बीमारी लें जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, और ये स्ट्रेस को अभी इसको मैं तो कहती हूँ प्राइमरी वैल्यू गवर्नमेंट भी दे। देखें, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हैं जिसके अंदर आप प्लीज पहले तो मेडिकेशन और ये जो नींद की गोलियां, आपको टाइफाइड हो गया, आप डिस्प्लिन से ठीक नहीं हो सकते, आपको मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, तो आपको लिए नींद जरूरी है, आप डिस्प्लिन की गोली से ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। नींद की दवाइयों पे लोग डाल देते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि डायग्नोज ही नहीं कर सकते। 15-15 साल से, मैं नाम नहीं लूंगी, ज़ैनक्स पता नहीं क्या क्या दवाइयों पे आपने नींद की डाल दिया। ये इसका हल नहीं है। इसका हल है डीप ब्रीथ करें, हाल में आ जाएं, अपने लिए एक्सरसाइज और वॉक बेसिक चीज है, इसको अपनी हैबिट में बनाएं। और उसके बाद जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, अपना डाइट कंट्रोल, अपना वेट के ऊपर आप देखें। अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको अपनी पता होनी चाहिए। और मेडिटेशन में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबसे बेहतर जो मेडिटेशन मैं समझती हूँ, रुक जाएं, हाल में आए और अल्लाह के आगे सजदा करें। बिल्कुल, हमारी तो सबसे बड़ा रिलीफ है ना, हर तरह का रिलीफ आपको सजदे में मिलता है। आप अल्लाह ताला से अपनी बात करें, आप पढ़ें। और फिर दोस्तों की, रिमशा बात सुनो पूरी, जो दोस्तों की आपने बात की ना कि शेयर करना, खुदारा प्लीज अपनी टेंशन इर्द गिर्द के लोगों के साथ शेयर ना करें। आप या तो देखें 2-3 चीजें आपकी लाइफ में होती है, आपके पेरेंट्स, उसके अलावा मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप अपनी परेशानी जो है नहीं, अब मसाइल ये भी है ना, अब ये वाले इश्यूज भी हैं। नौशाबा रुकिएगा, ये वाले इश्यूज भी हैं खुबैब के। जब हम बात ये करते हैं ना कि अक्सर मैंने अपने किसी दोस्त से बात शेयर की, किसी फैमिली मेंबर से बात शेयर की, जो मैं अपने माँ बाप से नहीं कर सकती या कर सकता, तो दिल को रिलीफ मिलता है। ये शेयर करने वाला मोड। और एक नौशाबा का पॉइंट है कि नहीं करें, वो भी वैलिड है। तो फिर ऐसे किन लोगों से आप बात कर सकते हैं, और फिर जिनसे बात की जाए, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनका रिएक्शन क्या। होल्ड ऑन नौशाबा प्लीज। जी अच्छा, इसमें दो चार चीज़ें जो हम कर सकते हैं फौरी तौर पर। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी स्ट्रेस या टेंशन की सूरत में आपको ज़ाती तौर पर उससे डील करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपके स्ट्रेस को डील करने वाले जो भी मेंटल मसल्स हैं वो डेवलप हों। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं? आप उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अपने रवैये के ऊपर गौर कर सकते हैं कि आप कैसे स्ट्रेस का शिकार होते हैं और किस तरीके से आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, और वो रिस्पॉन्ड जो करती है उसको आप टोन डाउन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद चीज़ हैंडल नहीं हो रही और लंबे अरसे तक नहीं हैंडल हो रही, उसका मतलब यह है कि आपको दूसरे लेयर पर जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी लेयर आपकी इमीडिएट फैमिली होती है। इमीडिएट फैमिली को आप बताते हैं वहाँ से, लेकिन इमीडिएट फैमिली में भी सारे पार्टनर, सारे लोग ऐसे नहीं होते जिनसे आप हर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सूरत में फिर हम जाते हैं अपने दोस्तों के पास। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम फैमिली से नहीं कर सकते, दोस्तों के पास जाना पड़ता है। दोस्तों में जो नौशाबा बात कर रही है वो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बैठ के चाय पीने वाला कोई भी बंदा। दोस्तों का मतलब ये है कि जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, और वो ट्रस्ट जो है उसके पीछे कोई हिस्ट्री भी मौजूद हो, और कम से कम कोई 5-10 साल की, 20 साल की हिस्ट्री मौजूद हो, जहाँ पे उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल आपके पास हो, आपकी बहुत सारी उनके पास हो, तो फिर आप जाके पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर कीजिए आप उनसे। इसके बाद भी अगर नहीं होता चीज़ें, तो जिस तरीके से उन्होंने सियाचिन वाली बात की, उनकी ड्यूटी एक सख्त जगह के ऊपर थी, और उनकी ड्यूटी की नौयत ऐसी थी जहाँ पे ही हैड टू प्ले टफ। मैं कहता हूँ आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें कितना ही ज़रूरी हो आपका टफ रहना और अपने आप को तगड़ा दिखाना। अगर आप टेंशन फील करते हैं, सीख हेल्प के लिए जाएं, प्लीज़ हेल्प के लिए जाएं, अपने आप को मजबूत ज़ाहिर मत करें। तो हम इंसान हर वक्त के लिए जाती है, अगर नींद पूरी ना हो आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो हो जाती है। बिल्कुल, हम इंसान हर वक्त के लिए मजबूत नहीं है। कोई भी इंसान अगर ये समझ रहा है कि उसको रोना बिल्कुल भी नहीं है तो वो गलत कर रहा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की आंखों में आंसू रखे हैं। रोने से टेंशन कम हो जाती है, रोने से टेंशन कम होती है। और आपको जब किसी से हम बताते हैं कि मैं वल्नरेबल हूँ, मेरे ख्याल में मैं बाज़ जगहों पे गिर सकता हूँ या मैं बाज़ जगहों पे गिर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प ज़रूरत पड़ सकती है, दिस इज़ ये बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग है।
और जो हम प्रेशर ले लेते हैं कि हम बहुत मजबूत और हमें हर वक्त हार्ड प्ले करना है, वो प्रेशर नहीं लेना आपने। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो प्रेशर है वो रिलीज करने का एक और हल सबसे बड़ा, जैसे अभी नौशाबा भी बात करी थी कि मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह के हुजूर जब हम झुकते हैं उस सजदे के अंदर, आप यकीन करें साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं कि वो सारी एनर्जी नेगेटिव आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है ज़मीन के अंदर और आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। इसी नोट के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा, टेंशन कीजिएगा और स्माइल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।